बच्चों को मॉल नहीं माहौल चाहिए। आज के आधुनिक युग में जिस तरह बच्चे आधुनिक शिक्षा की ओर जा रहे हैं, उसी तरह वो समाज से पिछड़ते जा रहे हैं। बच्चों के मानसिक विकास तो हो रही है, लेकिन भौतिक विकास नहीं हो पा रही है। आज के बच्चों को मॉल तो मिल रहा है, लेकिन जिस तरह बच्चे आधुनिक शिक्षा की ओर जा रहे हैं, उसी तरह वो समाज से पिछड़ते जा रहे हैं। बच्चों के मानसिक विकास तो हो रही है, लेकिन भौतिक विकास नहीं हो पा रही है। आज के बच्चों को मॉल तो मिल रहा है, लेकिन माहौल नहीं मिल पा रहा है। संवाददाता अरुण बरनवाल ने श्री राम परेश पांडे जी से कुछ बातें की है। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। नमस्कार। इस आधुनिक युग में शिक्षा का स्तर की बात करें तो काफ़ी बदल गया, और जहाँ तक एक समय था जब गुरुकुल चलते थे, समय बीतता गया और उसमें लगातार परिवर्तन देखा जाने लगा। हमारे साथ हैं शिक्षाविद श्री राम परेश पांडे जी। हम उनसे जानेंगे कि पुराने दौर में शिक्षा की स्थिति क्या थी और इस दौर में शिक्षा का बदलता स्वरूप में क्या आया परिवर्तन। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी, धन्यवाद। और सर, चूंकि आप उम्र में काफ़ी बड़े हैं और अपने स्कूल में लगभग 40 वर्षों का अपना सेवा दिया है जी, क्या था उस समय का परिवेश जिस समय आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया था, और अभी वो बदलता स्वरूप अभी कहाँ पहुँच गया है? देखिए, शिक्षा वर्तमान समय में और आज से 20 साल, 25 साल या 40 साल पहले अगर उसकी हम तुलना करें तो काफ़ी बदला हुआ है। पहले जो बच्चों को शिक्षा मिलती थी उसमें संस्कार उन्मुख शिक्षा थी। माता पिता के प्रति अथवा गुरुजनों और बड़े लोगों के प्रति उस समय के बच्चों में सम्मान का भाव था। किंतु आधुनिक समय में बच्चों को मॉल में ले जाया जाता है, लेकिन उनको माहौल नहीं मिल रहा है। खासकर कोरोना काल के बाद के आए बदलाव से शिक्षा जगत में एक ऐसा बदलाव आया है जिससे बच्चों के बिहेवियर में, उनके व्यवहार में काफी परिवर्तन आ गया है। उनके हाथ में जहां किताबें होती थी, अब मोबाइल आ गया है। साथ ही वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पुस्तकों से उनका रिश्ता कम हो गया है। एक समय था जब हम लोग कहते थे कि बुक्स इज योर गुड फ्रेंड, पुस्तकें ही आपकी अच्छी मित्र है, लेकिन आज बच्चे उससे भागते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, कोई उनको डिबेट में भाग लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनका संबंध गूगल गुरु से हो जाता है। इसलिए उनकी मौलिकता समाप्त हो रही है। पहले के बच्चे या पहले जो पढ़ते थे उनके पास मौलिकता होती थी, वे अपनी बात को बहुत ही अच्छी तरह से रख पाते थे। और आज के बच्चों में मौलिकता नहीं रही, क्योंकि आज के बच्चे रट्टूमल ज्यादा हो गए हैं। सर, एक चीज और देखने को मिलता है कि इस डिजिटल के दौर में बच्चे मेंटली वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। उसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए। दरअसल बच्चों की जीवन शैली अभी बिल्कुल बदली परिस्थिति में है। अभी माता पिता भी ज्यादा कामकाजी महिलाएं हैं, या अगर गांव में भी हैं तो उन अपने बच्चों के पालन पोषण तक ही वो ध्यान रखते हैं। उनका उठना बैठना, सोना जागना, किताब पढ़ना, इस संदर्भ में वो अपने बच्चों पर अपनी राय नहीं थोपते हैं, जिसके कारण बच्चे कहीं न कहीं उन्मुक्त हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं और अपने ढंग से अपने राह का चयन कर रहे हैं। जिन बच्चों को 4 बजे भोर उठ करके पढ़ना चाहिए था, वे बच्चे 7 बजे तक अपने शयन में ही रहते हैं, बिछावन पर ही रहते हैं। पहले का कंसेप्ट था कि सूरज को लोग जगाते थे, अब जो है सूरज जगाता है बच्चों को। इसलिए आज के बच्चे कहीं न कहीं आलसी ज्यादा हैं। उनको जो जंक फूड मिल रहा है
उनको जो भोजन मिल रहा है, उन भोजन के चलते भी उनका जो विवेक है, उनका जो मानसिक जो डेवलपमेंट है, वो सही ढंग से नहीं हो रहा है। सर अभी समाज के दृष्टिकोण से अभी हम लोग आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं। जी जी। तो आप जो पौराणिक शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, उस समय किताबें लोग पढ़ते थे, किताबों की जरूरत थी। अभी आधुनिक शिक्षा की ओर जा रहे हैं, तो अभी हम लोग आधुनिक शिक्षा को छोड़ नहीं सकते। पुरानी के पद्धति है जिससे के तहत हम लोग अपना ये उसको जीवंत रख सकते हैं और आधुनिक शिक्षा को भी उसमें समावेश कर सकते हैं। कैसे वो संभव हो पाएगा? देखिए, पुरानी जो हमारी शिक्षा थी, तक्षशिला, नालंदा, यह जो हमारा प्राचीन वैभव, प्राचीन गौरव था भारत का, बड़ा ही समृद्ध था। आश्रम शिक्षा थी और बच्चे आश्रमों में जाकर के शिक्षा गुरु के छाया में रह कर के वो शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय कोई प्रमाण पत्र बच्चों को नहीं दिया जाता था। उस समय जब वो स्नातक कर लेते थे आश्रम से, तो उनको एक पुस्तक दी जाती थी और कठोपनिषद की उसमें वो पंक्ति लिखी होती थी, सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यानम प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, प्रवचनाभ्याम पर न प्रमद, प्रवचन में बोलने में प्रमाद मत करो, और अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आणि अनवद्यानि कर्माणि तानि सवितव्यानि, नो इतरानि, हृदयादयम, श्रद्धादयम, ब्रियादयम, संविदादयम, ये मंत्र था। लेकिन आज के माहौल में हम आज बच्चों को आधुनिक शिक्षा में हम उनको अंग्रेजी डाल रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी जो शिक्षा है, मैकाले की जो शिक्षा हमारे यहाँ लाई, मैकाले पद्धति, उससे बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो बहुत ही बौना होता जा रहा है। अगर 5 साल का कोर्स MBBS का है, अगर हिंदी में पढ़ाई जाए वो 3 साल में पूरी हो सकती है। इंजीनियरिंग का कोर्स जो 4 साल का है वो 3 साल में पूरा हो सकता है। इसलिए कि जब उनके सामने इंग्लिश का कोई वर्ड आता है तो उनको ट्रांसलेशन करने के लिए या उस शब्द का मीनिंग खोजने के लिए डिक्शनरी में जाना पड़ता है। उससे उनका श्रम साध्य होता है, समय लगता है। लेकिन वही चीज अगर हिंदी में पढ़ाई होगी तो ज्यादा से ज्यादा वो समझ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वो एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद उनका जो है मानसिक क्षितिज भी जो है उनका व्यापक होगा और कहीं न कहीं वो समाज को कुछ ज्यादा दे पाएंगे। सर, दोनों का समावेश, जैसे पौराणिक शिक्षा के बारे में आप इतना विस्तार से बताया, और आधुनिक शिक्षा, दोनों का समावेश कैसे किया जा सकता है? समावेश कैसे अब उसको अभी नई शिक्षा आधुनिक तरीके से पढ़ाया जा सकता है? अभी नई शिक्षा नीति 2020 जी का जो ड्राफ्ट आया है और उसकी जो संस्तुतियां आई हैं, उसमें भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया है उसको, उस ड्राफ्ट को। और उसमें प्राचीन जो हमारी विरासत थी, जो प्राचीन हमारी संस्कृति थी, जो सभ्यता थी और प्राचीन शिक्षण प्रणाली थी, उसको नई शिक्षा नीति में डाला गया है। मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं हाँ, नई शिक्षा नीति काफी, अगर उसको सभी राज्य जो है जल्दी से जल्दी लागू करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारे बच्चे जो हैं उससे ज्यादा लाभान्वित भी होंगे और देश जो है खुशहाल होगा, लोगों का सही ज्ञान मिल सकेगा, सही सबक मिल सकेगा और सही दिशा में परम वैभव की ओर हमारा देश जा सकेगा। सर, एक आखिरी सवाल, अभी के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? अभी के बच्चों में सबसे बड़ी है कि बच्चों के पास धैर्य का अभाव है। वो कोई भी चीज बहुत जल्दी पाना चाहता है, किंतु कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ही। बच्चों को पूरा धैर्य धारण करना चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए। और सफलता जो है कोई बहुत शॉर्टकट से आती नहीं है, सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है। राजा की तरह जीना है तो गुलाम की तरह परिश्रम करना पड़ेगा। अब सर, जितने दिन आपने सेवा दिया विद्यालय में, जहाँ तक मेरी जानकारी है,
आप एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं हुआ, मतलब एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन आप स्कूल देर से पहुंचे, 10 मिनट पहले ही पहुंचे। तो समय का क्या महत्व आप समझे और बच्चों को क्या देना चाहेंगे? जी, मैं जब से शिक्षण में था, जब मैं शिक्षक था या शिक्षक के बाद मैं प्राचार्य हुआ, तो अपने जीवन में मैंने समय को बहुत ही महत्व दिया। यह मैं जानता था कि जो समय चला जाएगा वो लौट के नहीं आएगा। किसी ने कहा भी है कि दुनिया की कोई ऐसी घड़ी बता दे जो गुजरे हुए वक्त के घंटा को बजा दे। जो घंटा गुजर गया वो वक्त नहीं आ सकता है। समय के साथ चलने से व्यक्ति हमेशा अपने डेस्टिनेशन पर, अपने लक्ष्य पर, अपने मुकाम पर सही समय पर पहुंच पाता है। लेकिन जो समय के पीछे चलते हैं उनका हर काम पीछे रहता है। इसलिए अपने जीवन को मैंने समय के साथ चलाने का प्रयास किया और मेरी कोशिश रही कि अपने जॉब में, अपनी सेवा काल में कभी मैं 1 सेकंड विलंब से नहीं गया, बल्कि कई पदाधिकारी आते थे तो वो नजीर देते थे, उदाहरण देते थे दूसरे जगह जाकर कि मैंने श्री पांडे को देखा है कि उनकी घड़ी में 10 का मतलब 9:59 बजता है, 10 नहीं बजता है, उस समय से पूर्व रहते हैं। और इसका एक अच्छा मेरे जीवन में सकारात्मक एक बदलाव ये आया कि जहां मैं कहीं रहा तो हम श्रेष्ठ बन करके रहे, और ये श्रेष्ठ बनने में इस समय हमारा बहुत ही साथ दिया, क्योंकि हमें समय से हमेशा किसी मीटिंग में, किसी कार्यक्रम में, चाहे क्लास में, चाहे कोई भी अगर कार्यक्रम है, विद्यालय भी चलाना है तो समय से पूर्व में हाजिर रहता था। और मेरे अनुरूप मेरे शिक्षक भी थे, मेरे कर्मचारी भी थे, वे भी मेरा सहयोग किए, क्योंकि उनको मालूम था कि जैसे सर हमारे जो है आगे आगे रहते हैं, मुझे भी इनके साथ आगे चलना है। और कई शिक्षक आज भी हमसे जब बात करते हैं, चूंकि 7 साल में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, 7 साल हो गया है, वे शिक्षक यही कहते हैं कि सर और तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं समय का मूल्य जो आपसे सीखा किसी से नहीं। हम लोग समय का बहुत महत्व देते हैं और समय से पूर्व अपने काम में पहुंच जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि समय का अनुपालन से अनुशासन सीख सकते हैं। जी, समय के साथ जो है वो सदैव आगे रहेंगे। जो समय के साथ चलता है वो बलवान होता है, जो बलवान होता है वही सही इंसान होता है। आप सुन रहे थे शिक्षाविद रामप्रवेश पांडे जी को। इनका कहना है समय का अनुपालन ही अनुशासन सिखाता है, और समय का अनुपालन करने से आप अनुशासन को भी बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको एक नए। बहुत बहुत आभार आपका अरुण जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।